कैसे हो भाई लोग? बिंदास रहना है, बिंदास पढ़ना है। उम्मीद है सब लोग पढ़ाई अपना अब शुरू कर रहे होंगे, कर दिए होंगे। क्योंकि 10th का रिजल्ट कुछ बोर्ड का आ गया, कुछ का आना बाकी है। कुछ बच्चे हमारे प्लस 11th की एडमिशन के लिए स्कूल, कुछ लोग कॉलेज को सर्च कर रहे होंगे अब। लेकिन धीरे धीरे आप लोग पढ़ाई को भी अब चालू कर लीजिए। वैसे जो भी वीडियो अभी तक 3 वीडियो हमने दिया है, अपलोड किया है, काफी स्नेह और प्यार आप लोगों का मिला। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आज उपस्थित हूं। हालांकि मेरा टॉपिक जर्नल एंट्री चल रहा था। जर्नल एंट्री का 2 सीरीज हम दे चुके हैं आप लोगों को, 2 पार्ट बना हुआ था। तीसरा पार्ट उसका बहुत जल्द आने वाला है, जो बहुत ही मजेदार पार्ट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। लेकिन उसके पहले हम सभी को थोड़ा सा अकाउंट्स का वर्ड मीनिंग की आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड मीनिंग से फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। जर्नल में तो इसकी जरूरत पड़ेगा ही, बट आने वाला अकाउंट्स के हर चैप्टर में आपको इस वर्ड की जरूरत पड़ना है। इसलिए आज हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग को समझेंगे, ताकि आने वाला चैप्टर की बात को हम ठीक से समझ सकें। देखो, सबसे पहले बिजनेस में पहला जो वर्ड मीनिंग लेकर आए हम, ऑनर, दैट इज प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का हिंदी होता है मालिक। देखो, ये वीडियो बहुत सारे हिंदी वाले हमारे बच्चे भी देख रहे होंगे, इसलिए मैं हिंदी के साथ साथ कुछ इंग्लिश भी वर्ड को लाया। इंग्लिश में भी मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं, बट हिंदी वाले बच्चे भी बखूबी समझ सके चीजों को, इसलिए मैं बीच बीच में हिंदी को भी लिख रहा हूं। तो सबसे पहला हुआ ऑनर, दैट इज प्रोप्राइटर। भाई, बिजनेस करना है तो किसी पर्सन का होना जरूरी होगा। उस पर्सन को कहा जा रहा है ऑनर, प्रोप्राइटर, दैट इज मालिक। द पर्सन हु इज गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस और ऑलरेडी स्टार्टेड। वैसा व्यक्ति जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है या ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, उस व्यक्ति को कहा जाएगा ऑनर। सेकेंड आ गया कैपिटल। भाई, किसी भी बिजनेस को करना है तो मनी चाहिए, पैसा चाहिए। विदाउट मनी कुछ नहीं होने वाला है। तो जो भी पैसा आप बिजनेस में लगाओगे, उस पैसे को, उस मनी को कैपिटल कहा जाना है, पूंजी कहा जाना है। कैपिटल की हिंदी है पूंजी। इंग्लिश में को डिफाइन किया गया। जो भी हमारे सीबीएसई वाले बच्चे हैं, आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनको भी तकलीफ ना हो मीनिंग को समझने में, इसका ध्यान रखा जा रहा है। मनी इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द बिजनेस। जो भी मनी बिजनेस में ऑनर के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है, उस मनी को कहा जा रहा है कैपिटल। क्लियर है यहां तक? तीसरा वर्ड इसमें आया हुआ है, देखो, गुड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स है गुड्स। इसकी जरूरत पड़ना ही पड़ना है, तो इसकी मीनिंग भी हमको बखूबी समझ में आना चाहिए तरीके से। गुड्स, देखो, गुड्स और एसेट्स में क्या फर्क होने वाला है, क्लियर करेंगे आगे। हालांकि हमारी टॉपिक और भी आएगी, जहां पर टॉपिक के अकॉर्डिंग हम बात को क्लियर करेंगे। बट अभी चूंकि टॉपिक ही वर्ड मीनिंग चल रहा है, तो कुछ वर्ड्स को हम लोग समझ रहे हैं यहां पर। गुड्स की हिंदी होता है वस्तु। आर्टिकल इन विच यू आर गोइंग टू डील। जिस प्रोडक्ट का डीलिंग आप करने जा रहे हो, जिस प्रोडक्ट में आप डीलिंग करने जा रहे हो, उस प्रोडक्ट को कहा जा रहा है गुड्स। कुल मिला के समझो, अगर ये मार्कर बेचने का मेरा दुकान है, तो हम मार्कर कहीं से खरीद के लाएंगे और फिर इसको कस्टमर से बेचेंगे। तो ये मार्कर को हम मार्कर नहीं कहेंगे, गुड्स कहेंगे।
अकाउंट्स की लैंग्वेज में अब इसको हम मार्कर, इंडिविजुअल नाम नहीं बोलेंगे, हमको क्या बोलना है, गुड्स बोलना है। अगर आपका पर्पस इसको बेचना है तब, इसीलिए यहां लिखा हुआ है देखो, फॉर सेलिंग पर्पस। अगर आप इस मार्कर को सेलिंग करने के पर्पस से खरीदे हो तब इसको कहा जाएगा गुड्स। लेकिन ये मार्कर को हम यूज भी तो कर सकते हैं। हमारे लिए जो सेलिंग प्रोडक्ट है वो आपके लिए तो यूजिंग प्रोडक्ट बन जाएगा, आप तो यूज करोगे। तो जब ये यूजिंग प्रोडक्ट बन जाएगा, फॉर यूजिंग पर्पस अगर आप इसको लिए हो तो हम इसको एसेट्स कहेंगे, एसेट, नॉट गुड्स। जब ये प्रोडक्ट यूजिंग पर्पस का हो जाए तो हम इसी गुड्स को अब गुड्स नहीं बोलकर क्या बोलने जा रहे हैं, एसेट्स। अब ये एसेट्स का क्लासिफिकेशन, एसेट्स का डीप डिस्कशन हम आगे आने वाले टॉपिक में करेंगे। अभी जैसा कि हम बताएं कि जिसकी जहां जरूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग उस पर पूरा डेप्थ में हम लोग बातचीत करेंगे। अभी ये समझो कि गुड्स हमारा जो है ये दो तरह के हो गया है, एक तो सेलिंग पर्पस से, दूसरा यूजिंग पर्पस से। सेलिंग पर्पस में है तो हम गुड्स बोल रहे हैं, यूजिंग पर्पस में है तो हम एसेट्स बोल रहे हैं। तो ये गुड्स का मीनिंग हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ गया ड्राइंग। अब मान लो कि कोई भी ऑनर बिजनेस में अपना सारा रुपया लगा दिया, बताओ उसका कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है या नहीं है, पर्सनल कोई नीड है या नहीं है। मान लो उसको अपने बच्चों का ट्यूशन फी भरना हो, अपने बच्चों का स्कूल फी भरना हो, या उसको अपने मैडम के साथ पिक्चर देखने जाना हो, तो वो बिजनेस से अपने निजी काम के लिए, वो बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा निकालता है। तो जब बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालोगे, पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा निकालोगे, तो उस निकाले गए पैसे को ही कहा जाता है ड्राइंग, उसी को ड्राइंग कहा जाएगा, जिसकी हिंदी तो होता है आहरण। इसलिए मीनिंग यहां पर देखो लिखे हुए हैं कि मनी और गुड्स विथड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम देयर बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अगर बिजनेस से आप मनी निकाल रहे हो या गुड्स ही निकाल रहे हो, मान लो हमारा ये मार्कर का दुकान है, घर में किसी बच्चों को, आपके बच्चों को ये मार्कर चाहिए पढ़ने के लिए, तो आप बिजनेस से निकाल के ले जाओगे, कहीं दूसरे दुकान से तो खरीद के नहीं ले जाओगे। तो अगर आप इस गुड्स को भी अपने निजी काम के लिए निकाल रहे हो तो उसको ड्राइंग ही कहा जाएगा। तो पैसा आप निकालो या गुड्स निकालो, ड्राइंग कहा जा रहा है, ठीक है। समझ गए ड्राइंग का मतलब क्या है। ड्राइंग मनी और गुड्स विथड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम देयर बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग के बाद आया डेटर्स। देखो जो गुड्स हम बेचेंगे, गुड्स अभी हम बोले थे कि अगर ये सेलिंग पर्पस से हम खरीदे हैं तो गुड्स है। जब इसको हम बेचेंगे तो कैसे बेचोगे, कैश में या क्रेडिट में, ठीक है। हम नगद में बेच देंगे तुरंत पैसा मिल जाएगा, या हम उधार में इसको बेचेंगे बाद में पैसा मिलेगा। तो जब आप किसी कस्टमर से इसको उधार में बेच दिया तो जिस पर्सन से आपने इसको बेचा उस पर्सन को कहा जाता है डेटर्स, देनदार। हिंदी है देनदार, यानी जो हमको पैसा देगा, फ्यूचर में देगा, हम उस व्यक्ति से पैसा लेंगे, ठीक है। द पर्सन हु विल गिव मनी इन फ्यूचर, वैसा व्यक्ति जो फ्यूचर में हमको पैसा देगा, ठीक है। क्यों देगा, क्योंकि हम उससे गुड्स उधार बेचे थे इसलिए हमको देगा। तो जो व्यक्ति हमको फ्यूचर में पैसा देगा उसको हम डेटर बोल रहे हैं। अगर हम उससे उधार में, क्रेडिट में गुड्स सेल किए थे तो उस पर्सन को हम डेटर कहेंगे। लेकिन ये गुड्स हम कहीं से खरीद भी रहे होंगे तो हम तुरंत पेमेंट करके खरीद सकते हैं, या इस गुड्स को हम उधार में भी खरीद सकते हैं। अगर मान लो इस गुड्स को हम उधार में खरीदे हैं किसी दुकान से, तो हमसे वो पैसा लेगा फ्यूचर में। मान लो हमको 15 दिन का उधार दिया या 30 दिन का उधार दिया, तो हम 15 दिन बाद या 30 दिन बाद उस दुकानदार को पैसा पहुंचाएंगे, देने जाएंगे। तो वो दुकानदार मेरा क्या है, क्रेडिटर, लेनदार, हमसे पैसा लेगा।
यहां आया हुआ है देखो क्रेडिटर, जिसकी हिंदी है लेनदार, जो हमसे पैसा लेगा इन फ्यूचर। लिखा हुआ है द पर्सन हु विल टेक मनी इन फ्यूचर, जो भविष्य में पैसा हमसे लेगा, ठीक है, उस पर्सन को कहा जाता है क्रेडिटर्स। अब आ गया लाइबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बट लाइबिलिटी पर डीप डिस्कशन हम आगे आने वाले टॉपिक में भी करेंगे, क्योंकि ये लाइबिलिटी और एसेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे भी मिलना है। वैसे तो हर वर्ड आगे आपको मिलना है, बट एसेट्स लाइबिलिटी पर हम आगे और डीप डिस्कशन करने वाले हैं, करेंगे। अब लाइबिलिटी की हिंदी होता है दायित्व। दायित्व मतलब अगर मान लो कि हम बैंक से कर्जा ले लिए, लोन लिए हुए हैं, ठीक है, या हम किसी से ये प्रोडक्ट उधार नहीं खरीदे हुए हैं, तो हम उसको बाद में पे करेंगे। तो एक वर्ड तो क्रेडिटर आया था, ठीक है, लेकिन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब भी क्या है कि लाइबिलिटी इज ए टेंशन, लाइबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन दैट वी हैव टू पे इन फ्यूचर, जिसका पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे। तो अगर हम बैंक से लोन ले लिए हैं तो बाद में लौटाना पड़ेगा। कोई हमारा काम कर दिया और उसका हम पैसा नहीं दिए, बाद में देने वाले हैं, दैट ही लाइबिलिटी होगा। अगर हम ये गुड्स खरीदे हैं उधार में और हम बाद में पेमेंट करने वाले हैं, दैट इज वो लाइबिलिटी होगा। तो लाइबिलिटी एक कॉमन नाम हो गया, लेकिन उसमें अलग अलग इंडिविजुअल नाम आएगा, ठीक है। लाइबिलिटी फॉर गुड्स, लाइबिलिटी फॉर लोन, लाइबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, आप किसी से काम करा लिए और पैसा नहीं दिए, उसका पेमेंट नहीं दिए हो, उसका सैलरी नहीं दिए हो, तो उसको आउटस्टैंडिंग सैलरी कहा जाएगा, ठीक है। दैट इज, वो भी एक लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट फ्यूचर में किया जाएगा। तो लाइबिलिटी एक कॉमन नाम है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लाइबिलिटी जाएंगे इंडिविजुअली, जिसका डिटेल्स हम आगे लिखाएंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो लाइबिलिटी इज ए टेंशन, लाइबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन। अभी ये समझना है, यानी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट हम बाद में करेंगे, वैसा पेमेंट, वैसा चीज लिया गया है जिसका पेमेंट हम बाद में करने वाले हैं। अब यहां पर आ गया एक्सपेंस। एक्सपेंस दैट इज खर्च, हिंदी होता है खर्च, लेकिन एक्सपेंस कहां किसको जाएगा भाई? इसका डेफिनेशन बहुत लोग देते ही नहीं है कि एक्सपेंस का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होना चाहिए। एक्सपेंस हमारा गोल्डन रूल में भी आएगा, वहां भी इसको हम लोग क्लियर करेंगे। आगे हमारा जब 4 पिलर्स आएगा वहां भी ये वर्ड आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एक्सपेंस भी। पेमेंट वंस डन नेवर रिफंड ऑफ चांसेस इज कॉल्ड एक्सपेंस। एक बार हमारे पॉकेट से पैसा चला गया और जब वो वापस हमको नहीं मिलेगा तो हम उसको एक्सपेंस कहेंगे, ठीक है। आप जैसे मान लो कोई सिनेमा हॉल में जाकर कोई पिक्चर देख लिया, मान लो 200 रुपए का टिकट लिया और 3 घंटा बैठ के वहां मूवी देखा, क्या 3 घंटे के बाद तुम्हारा पैसा सिनेमा हॉल वाले वापस कर देंगे क्या? तो तुम्हारे पॉकेट से एक बार पैसा टिकट के नाम पर जो निकल गया वो वापस नहीं मिलने वाला है, दैट इज एक्सपेंस है। पॉकेट से गया, नहीं मिलेगा। आप कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हो और ट्यूशन फी पेमेंट कर दिया टीचर को, तुम्हारे पॉकेट से चला गया और ट्यूशन तुम पढ़ लिए हो, क्या वापस पैसा मिल जाएगा क्या? दैट इज एक्सपेंस है। जो पैसा एक बार चला गया वापस नहीं मिलने वाला है, दैट इज एक्सपेंस है, उसको एक्सपेंस कहेंगे। लेकिन एक्सपेंस एक कॉमन नाम हुआ है, ठीक है। इसके सेपरेट बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल नाम आएंगे। अब उसी में देखो अगला वर्ड हमारा आ गया परचेज। परचेज दैट इज, जब इस गुड्स को, अभी हम बोले थे कि अगर इसको सेलिंग पर्पज से खरीदे हो तब गुड्स कहा जाएगा, लेकिन खरीदे हो तो खरीदे हो का सही मीनिंग आता है परचेज, दैट इज खरीदना। कोई भी तुम चीज खरीद रहे हो, परचेज। अब अगर इसको सेलिंग पर्पज से खरीद रहे हो, सेल कर रहे हो, तो एक सेल्स वर्ड आ गया। परचेज मीन्स हो गया खरीदना और सेल्स मीन्स बेचना। तो ये वर्ड जो है इसको ठीक से याद रखिएगा, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में सभी जगह ये वर्ड रिपीट होंगे, मिलेंगे। अब देखिए इसमें हम आगे चीज को बढ़ा रहे हैं, कुछ और वर्ड पर हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी।
अब जैसे एक्सपेंस के नाम पर आ गया, देखो यहां पर सैलरी, सैलरी दैट इज वेतन, वेजेस दैट इज मजदूरी, मजदूरी, फ्रेट FREIGHT, फ्रेट, फ्रेट की हिंदी होता है भाड़ा, भाड़ा, ठीक है। कैरेज, CARRIAGE, कैरेज, कैरिंग कॉस्ट यानी ढुलाई, ढुलाई, ठीक है। बैड डेट, बैड डेट मीन्स पैसा डूब जाना। किसके पास डूब जाएगा भाई, ये आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखो किसके पास डूब जाएगा। अभी एक वर्ड हम डेटर आप लोग को समझाए थे कि जब हम किसी कस्टमर से गुड्स उधार में सेल कर देंगे, जब हम गुड्स उधार सेल करेंगे तो उसको डेटर कहा जाएगा, डेटर, डेटर दैट इज देनदार, जो हमको पैसा देगा, जो हमको पैसा देगा, ठीक है, फ्यूचर में हमको पैसा देगा क्योंकि उधार में उसे हम बेचे हैं। ये जो डेटर होता है ना, ये डेटर तीन तरह का होगा, देखो। एक डेटर होता है जिसको बोला जाता है गुड, एक डेटर होता है जिसको कहा जाता है डाउटफुल, डाउटफुल, और एक डेटर होता है जिसको कहा जाता है बैड डेट, बैड डेट ये कहा जाता है, ठीक है, बैड डेट। ये तीन तरह के डेटर होते हैं। देखो, जब ये सामान तुम उधार में बेचा तो जिस पर्सन से तुम बेचा या जिस पर्सन से बेच रहे हो उस पर्सन को कहा जा रहा है डेटर। अब बताओ आप लोग कि डेटर जो है, आप 30 दिन 60 दिन 15 दिन जितना कह के उसको माल उधार में बेचे हो, वो पर्सन आपको पैसा दे ही देगा, इसकी कोई गारंटी है क्या कि पैसा आपको दे देगा? अगर वो बहुत ईमानदार है, ठीक है, आप उस पर कंप्लीट भरोसा किए हो, अगर वो पैसा दे देता है पूरा का पूरा, तो वैसे डेटर को कहा जाता है गुड, यानी वेरी गुड, बहुत अच्छा डेटर। एक पैसा भी मेरा डुबाया नहीं, सब दे दिया, ऐसे डेटर को कहा जाएगा गुड, वेरी गुड डेटर। सेकेंड हो गया डाउटफुल। ऐसे बहुत सारे लोगों से तो हम माल उधार बेचे होंगे, किसी एक से तो बेचे नहीं होंगे, ठीक है। अब उसमें से हमको लगता है कि कुछ डेटर पैसा मेरा नहीं देने वाला है, क्योंकि समय पर वो देने आ नहीं रहा है, हम डिमांड कर रहे हैं लेकिन वो दे नहीं रहा, पहुंचा नहीं रहा पैसा, टाइम उसका लैप्स होने लगा, जो कह के माल ले गया था 15 डेज का, तो 15 डेज क्रॉस कर गया, 30 डेज का बोले थे 30 डेज क्रॉस कर गया, बट वो हमको पेमेंट भेजा नहीं, तो हमको क्या होने लगेगा, डाउट होने लगेगा, संदेह होने लगेगा ऐसे डेटर पर। तो जिस डेटर पर संदेह होने लगे, हमको लगे कि ये पैसा शायद नहीं मिलेगा, ऐसे डेटर को कहा जाता है डाउटफुल। डाउटफुल, डाउट मत पढ़ देना, बी को साइलेंट कर देना है, ये बी जो है ये साइलेंट रहेगा, ये बी। डाउट, डाउटफुल ये पढ़ना है हमको, डाउटफुल डेटर, संदेहास्पद डेटर, जिसमें संदेह है, पैसा दे देगा इसकी गारंटी नहीं है, ऐसा लग रहा है हमको, ठीक है। और जो कंप्लीट मान लो एक लंबा समय हो गया और मिलने तक नहीं आ रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, तो ये मान लेना है कि अब वो हमको देने वाला नहीं है, मुलाकात भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वैसा डेटर जो कि अब पैसा हमको नहीं देने वाले हैं, ऐसा हमको लग रहा है कि अब मिलेगा ही नहीं पैसा मेरा, वो मेरे हाथ से वो पैसा निकल गया, तो वैसे डेटर को कहा जाता है बैड डेट। यहां भी बी साइलेंट है, बी डेट नहीं पढ़ना है, DET डेट, बी को साइलेंट कर देना है, ठीक है। बैड डेट मतलब पैसा डूब जाना। अरे डेट में TOR हम यहां पर अगर जोड़ दें तो यही डेटर बन जाएगा, यानी बैड डेटर,
तो एक गुड डेटर हो गए, एक डाउटफुल डेटर हो गए और एक बैड डेटर हो गए। डेट से ही बना है डेटर, तो बी को साइलेंट कर देना है, हमको पढ़ना है बैड डेट, मतलब पैसा डूब जाना। ठीक है, तो ये डेटर तीन तरह के होते हैं, गुड, डाउटफुल एंड बैड डेट, ये होते हैं डेटर। ठीक है, अब देखो सैलरी एंड वेजेस, इसमें क्या डिफरेंस है सैलरी एंड वेजेस में? सैलरी एंड वेजेस, अगर हमारे पास कोई परमानेंट स्टाफ है, हमारे यहां वो रेगुलर वर्क करता है और उसको हम मंथ के बाद, मंथ समाप्त होने के बाद पेमेंट करते हैं, तो ऐसा किया गया स्टाफ का पेमेंट को सैलरी कहा जाएगा। जो रेगुलर बेसिस पर हमारे यहां काम करता है, कंटिन्यू हमारे यहां वर्क करता है और मंथ में एक बार जब उसको हम पेमेंट करते हैं, मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में, ठीक है, तो वैसे किए गए पेमेंट को, स्टाफ को ऐसा किया गया पेमेंट को सैलरी कहा जाएगा। लेकिन आप डेली बेसिस पर किसी को बुला के काम कर रहे हो, जैसे रेजा कुली को हम बुला लिए और काम कर रहे हैं, काम करा रहे हैं और फिर शाम में उसको पर डे हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे किए गए पेमेंट को वेजेज कहा जाएगा, मजदूरी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेज? ट्राई टू नो, जानने की प्रयास कीजिए कि क्या दोनों में डिफरेंस है। वेजेज डेली बेसिस पर पेमेंट किया जाएगा और हमारा जो सैलरी है ये मंथली बेसिस पर पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह फ्रेट है, भाड़ा, किसी भी सामान को मार्केट में खरीदे हो, अपने ऑफिस तक लाओगे, ठीक है, तो भाड़ा देना पड़ेगा हमको। इसी तरह कैरेज हो गया, कैरिंग कॉस्ट, ढुलाई। ठीक है, तो ये आपका कुछ मीनिंग हो गया यहां पर। अब देखो कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिनको वर्ड मीनिंग समझने में बहुत कठिनाई होती है, उनके लिए भी हम कुछ वर्ड लिख रहे हैं, सबके लिए नहीं है ये। पेड का मतलब हुआ दिया, रिसीव्ड का मतलब हो गया पाया। ठीक है, स्टार्टेड मतलब प्रारंभ किया। ठीक है, इसी तरह हमारा आ गया डिस्काउंट, दैट इज छूट। रेंट आ गया किराया, इंटरेस्ट आ गया ब्याज। तो डिस्काउंट हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, इंश्योरेंस दैट इज बीमा। ठीक है, इसी तरह आ गया एडवर्टाइजमेंट दैट इज विज्ञापन। अब जैसे बिजनेस है तो उसका विज्ञापन कराते हैं ना हम लोग, कोचिंग है तो कोचिंग के लिए मार्केट में होर्डिंग लगवाते हैं, ठीक है, पंपलेट बांटते हैं, हैंडबिल वगैरह जो हो गया प्रचार के नाम पर, तो हम यहां पर उसको इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट बोलेंगे, यानी विज्ञापन। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक की बात? तो ये कुछ कॉमन हमारे वर्ड्स थे जिसको हम आज इसमें समझाने का प्रयास किया आप लोगों को। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये वर्ड हर चैप्टर में रिपीट होगा, ये कॉमन वर्ड्स है जो हर चैप्टर में ही आएंगे, इसलिए हमारा आज ड्यूटी बना था कि मैं आपको पहले ये वर्ड से आपको फैमिलियर करा दूं। तो आज का क्लास में हम जहां तक वर्ड मीनिंग करा दिए, ठीक है, आगे भी कुछ नए वर्ड मीनिंग जहां जरूरत पड़ेंगे लिखाते चले जाएंगे, चैप्टर के साथ साथ वो क्लियर होता चला जाएगा। तो आज का क्लास वर्ड मीनिंग का इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। बट आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि अगला जो भी सीरीज हमारा जर्नल का आने वाला है वो बहुत ही दमदार सीरीज आने वाला है। ठीक है, बहुत ही दमदार सीरीज आने वाला है, इसलिए अब आप उस कोई भी सीरीज को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।